जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम बिहार की कहानी के अंतर्गत प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर है कौन, बिहार की राजनीति में उनका नाम इतना चर्चा में क्यों है, साथ ही साथ बिहार की राजनीति में जो बिहार विधानसभा चुनाव बना हुआ है, जो चल रहा है, जिसके प्रथम चरण की कहीं ना कहीं वोटिंग हो चुकी है और जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के जो किस्मत की चाबी है वो उस ताले को लॉक कर चुकी है। इसी कड़ी में हम जानेंगे प्रशांत किशोर के बारे में और इनकी जाति को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचता है, क्योंकि ये जाति से ब्राह्मण हैं। हाँ, आपने सही सुना कि प्रशांत किशोर जाति से ब्राह्मण हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। शॉर्ट में इन्हें पीके कहा जाता है, तो पीके के बारे में जानेंगे कि कौन है पीके। खैर, बता दें आपको कि इनके समर्थन में ही इन्हीं के जो पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हीं के समर्थन में दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे मोकामा में, और वहीं पर उनकी हत्या होती है अनंत सिंह के द्वारा। तो चलिए ये जानते हैं कि प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक सफर है, लोग बताते हैं कि ये बिल्कुल फिल्मी दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशन तक पहुंचता है, फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और हर किसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाला, ये सब का पी के कैसे बिहार में अपना प्रॉमिस लेके आया हुआ है। और बिहार की राजनीति में इन्हें गेम चेंजर माना जा रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि कुछ सीटें इनके हत्थे चढ़ने वाली हैं, कुछ सीटें ये जीत कर आगे बढ़ने वाले। और ये भी ये मानते हैं कि ये चुनाव जो है, भले ही वो इसमें मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन ये बिहार की राजनीति में बदलाव ला देंगे। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था, और इसीलिए बिहार को इन्होंने अपनी जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि भी राजनीति के क्षेत्र में चुन लिया है। हालांकि बाद में उनके पिता बक्सर आ गए थे और वहीं उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई की। उनका परिवार परंपरागत ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आता है, यानी प्रशांत किशोर जाति से पंडित हैं, ब्राह्मण है, और उनके पिता का नाम डॉक्टर श्रीकांत पांडे है। पेशे से ये डॉक्टर थे और लंबे समय तक शाहपुर और बक्सर में पदस्थापित रहे। और इनकी माता जी सुशीला पांडे एक हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। प्रशांत किशोर के माता पिता के बारे में अगर बताएं तो अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो शुरुआती पढ़ाई की वो बक्सर से ही की थी, और बाद में हैदराबाद चले जाते हैं, जहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से जुड़कर करीब 8 सालों तक काम किया। वह अफ्रीका में यूनिसेफ के मिशन चीफ भी रह चुके हैं। यानी राजनीति में आने से पहले पीके एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, और इनके लिए काफ़ी ये लाभप्रद भी रहा। प्रशांत किशोर की पत्नी का नाम जानवी है। ये असम के गुवाहाटी से हैं और पेशे से ये भी डॉक्टर हैं। और संयोगवश कहें या कुछ भी कह सकते हैं, दोनों की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में हुई थी, और बाद में दोनों में अच्छी दोस्ती होती है। फिर आगे चलकर प्रेम होता है और ये शादी में बदल जाती है। इनके पास एक बेटा भी है। प्रशांत किशोर के 2 भाई हैं। पीके के बड़े भाई अजय किशोर एक कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, और प्रशांत किशोर अपनी पर्सनल लाइफ सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक सफ़र है बहुत ही मज़ेदार है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो पूरा मामला है, आप देखेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के पीछे उनकी रणनीति मानी जाती है, और ये कार्यक्रम 2011 में चला था। वहीं नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर की रणनीति, यानी कि बैक साइड से एक चुनावी रणनीति तैयार करना, जो 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में हुआ था। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में चाय पर चर्चा और 3D मोदी जैसे कैंपेन ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जिन्हें प्रशांत किशोर ने ही डिजाइन किया था। महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई और दिल जीत लिया इन्होंने, या जीत दिलवाई कह सकते हैं। कि जो रणनीति इनकी थी बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में, जिसमें इन्होंने जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी और चुनाव भी जितवा दिया था। कांग्रेस को 2017 में पंजाब चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में इन्होंने सत्ता तक पहुंचाया। यानी कि इन्होंने लगभग जिनको जिनको समर्थन दिया या जिनको जिनको रणनीतिक तौर पर अपना एक तरह से विजन दिखाया,
वो लगभग चुनाव जीते, कुछ लोग चुनाव हारे भी हैं। 2019 आंध्र प्रदेश चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में 175 में से 151 सीटें दिलाने में इन्होंने मदद की। 2020 दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की शानदार वापसी के पीछे भी प्रशांत किशोर और उनकी टीम आईपीएसी का दिमाग माना जाता है। प्रशांत किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसे सीएजी कहते हैं, नाम से एक टीम बनाई जो बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीएसी बन चुकी थी। यह प्लेटफॉर्म छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स को राजनीति और नीति निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ता है। 2018 में प्रशांत किशोर ने जेडीयू ज्वाइन किया और नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन जल्द ही मतभेद बढ़े और उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि नीतीश कुमार ने बाहर निकाल दिया। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कई राज्यों में सरकार बनवा चुका है और एक राज्य में उसे किसी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है और फिर किन्हीं कारणों से पार्टी से निकाल दिया जाता है मतभेदों के कारण, तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर आग जली होगी और वो आग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ही जली होगी। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज आंदोलन की शुरुआत कर दी। पूरे बिहार में प्रत्येक गांव का दौरा शुरू किया। यह आंदोलन अब एक पार्टी का रूप ले चुका है और बिहार चुनाव 2025 में दमखम दिखाने की तैयारी में लगा हुआ था और अपना पूरा दम लगा चुका है। जहां भी इनके प्रत्याशी हैं, सामने वाले बड़े से बड़े राजनीतिक दलों के पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि उनको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर का कोई जनाधार तो था नहीं, वो पुरानी पार्टियों के जनाधारों को तोड़कर एक नया जनाधार बना रहे हैं। बताया जाता है कि ये 10 से कम सीटें जीतें या 150 से ज़्यादा, सब कुछ इनके कंट्रोल में आ जाएगा एक राजनीतिक पार्टी, यानी कि बिहार में एक राजनीतिक पार्टी निकल के सामने आएगी, चाहे ये सीटें पाएं या सीटें ना पाएं। एक माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया है और इसका परिणाम भविष्य में देखने को मिल जाएगा। अभी तक तो इनके जीवन के बारे में हमने ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में जानी। अब थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि इन्हें कैसे राजनीति में जुड़ाव आया। जैसा कि हमने बताया कि ये एक डॉक्टर थे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का राजनीति से जुड़ाव 34 वर्ष की उम्र में हुआ। तब यूनाइटेड नेशन के तहत अफ्रीका में ये नौकरी कर रहे थे। 2011 में इनकी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हो जाती है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 3 बार से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की प्रस्तुति के अंदाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया। उनका आईपैक नाम का एक संगठन है जिसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह राजनीतिक दलों को ब्रांडिंग और चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता था। प्रशांत किशोर बतौर चुनावी रणनीतिक बिहार में जदयू के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किए। यह वक्त था जब नीतीश भाजपा से अलग होकर राजद के साथ चले गए थे। नीतीश से चुनाव जीते थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी प्रशांत की सेवा ले चुके हैं। ममता बनर्जी ने भी इनकी सेवा ली, आम आदमी पार्टी ने भी इनकी सेवा ली। लेकिन क्या ये सेवाएं इनको अपने बिहार के राजनीति में काम करने वाली हैं? और यदि करने वाली हैं तो किस प्रकार से प्रशांत किशोर अपना पूरा का पूरा मामला तय कर लेंगे? जैसा कि बयानबाजी देखें तो बहुत सारे बयान निकल के आ रहे हैं जो चुनावी माहौल बना रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था, भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि महुआ का चुनाव संपन्न हो चुका है। तेज प्रताप यादव अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल के चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप पर चुनाव लड़ चुके हैं। प्रशांत किशोर ने यह दावा बड़े अभिमान के साथ किया था जैसे कि उनमें भाग्य बांचने की परम शक्ति विद्यमान हो। वे डाटा एनालिसिस या रिसर्च मेथोडोलॉजी में माहिर हो सकते हैं, लेकिन किसी का भविष्य कैसे बता सकते हैं, ये यहाँ से इनकी भविष्यवाणी समाप्त हो जाती है। क्या अब उन्होंने ज्योतिष विद्या भी सीख ली है? ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर वो भाग्य बांचने वाले ही राजनीति को संचालित करने लगेंगे तो फिर लोकतंत्र मजाक बनकर रह जाएगा। अब ऐसे में कौन प्रशांत किशोर को समझे या उनको समझाए? प्रशांत किशोर की बातों पर भला कौन भरोसा करेगा? ऐसा बहुत ही मीडिया में लिखा गया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अक्सर अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए लिख कर ले लीजिए उनका तकिया कलाम बन चुका है।
अगर बात बात पर वे लिखित शर्त लगाने लगे तो फिर हर दम जोखिम में रहेंगे। ये अलग बात है कि कोई उनके दावों को लिखित रूप में नहीं लेता। उनकी एक और भविष्यवाणी चर्चित है जिसमें उन्होंने 2025 में जदयू 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। पहली नज़र में ये दावा भविष्यवाणी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। नीतीश कुमार के अनुभव, योग्यता और ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वे बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इस चुनाव में किसी भी दल में उनकी बराबरी का कोई नेता नहीं दिखाई देता। तो फिर क्या उन्हें 25 या इससे कम सीटें मिलेंगी? और ये भविष्यवाणी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 14 नवंबर को पता चल जाएगा। वहीं शर्तों की जाल में उलझकर खुद अपना नुकसान पीके करते रहे। उन्होंने शर्त लगाई है कि अगर जदयू को 25 से अधिक सीटें मिलती हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। खैर, ये इनका अपना खुद का जुमला हो सकता है। इस बात का दावा करना तो तलवार की धार पर चलने के बराबर हो जाता है। अगर जदयू को 25 से अधिक सीटें आ गई तो क्या वे इतने छोटे कारण की वजह से राजनीति छोड़ देंगे? तो फिर उनके उस सपने का क्या होगा जो उन्होंने बिहार को बदलने के लिए देखा है? इस राज्य के लोग भी चाहते हैं कि बिहार देश के 10 विकसित राज्यों की सूची में शामिल हो जाए। यह काम पत्थर पर घास उगाने के बराबर है, पर असंभव नहीं है। अथक मेहनत की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले तो चुनाव जीतना होगा। लेकिन खुद चुनाव जीतने से अधिक वे दूसरों की हार में दिलचस्पी ले रहे हैं, ऐसा कई पॉलिटिकल एनालिसिस भी कह रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में जदयू के 57 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बम्पर वोटिंग से नीतीश कुमार काफी खुश हैं, क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार को इसलिए कम सीटें मिली थी क्योंकि चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़कर जदयू को 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। इस विपरीत परिस्थिति में भी जदयू को 15.39% वोट मिले थे। 2025 में तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हैं। 2025 में जदयू समेत पूरे एनडीए में आत्मविश्वास नजर आ रहा है। जातीय समीकरण के हिसाब से एनडीए का दायरा बढ़ा है। एनडीए में ऐसी एकता पहले कभी नहीं देखी गई है। तो फिर किस आधार पर प्रशांत किशोर ने जदयू के लिए 25 या 25 से कम सीटों का दावा किया है? थोड़ा जनसुराज के बारे में बताते हैं। 2024 में बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन जो था बिल्कुल निराशाजनक दिखा गया था। जनसुराज पार्टी को केवल 10% वोट मिले थे। खैर, अगर 10% वोट मिले थे तो वो भी बहुत कम नहीं था एक नई नवेली पार्टी के लिए। इस हार में भी तब प्रशांत किशोर ने अपने लिए जीत का तर्क खोज लिया था। उन्होंने कहा था, चुनाव से 1 महीने पहले बनी पार्टी को अगर 10% वोट मिले तो यह चुनावी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 साल पहले जिस पार्टी को सिर्फ 10% वोट मिले हों, अगर वह 150 सीटें जीतने का दावा करे तो इसे काफ़ी गंभीर माना जाएगा। राजद, भाजपा, जदयू जैसी मजबूत पार्टियां भी आज की तारीख में 150 सीटें जीतने का दावा नहीं कर पाती हैं। इस हकीकत को जानकर ही ये तीनों पार्टियां 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी या तो 150 सीटें जीतेंगी या फिर 10 से कम हो जाएंगे। तो इस दावे में उन्होंने अपने लिए एक सेफ पैसेज निकाल कर रखा है ताकि नतीजे जब खराब हों तो वे इसके बचाव कर सकें। लेकिन अगर जनसुराज को 10 से अधिक और 20 से कम सीटें मिली तो प्रशांत किशोर एक बार फिर गलत साबित हो जाएंगे। यानी कि प्रशांत किशोर को सब पता है कि उन्हें कैसे कैसे काम करना होगा। इसी तरह जब चुनाव चल ही रहा था, चुनाव की सारी व्यवस्थाएं चली रही थी, तो चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले उनके कई नेता इधर उधर भागे, जिनमें एक बड़ा नाम प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक झटका तब लगा जब मुंगेर विधानसभा सीट से जनसुराज के खुद के प्रत्याशी संजय सिंह ने पार्टी ही छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया। संजय सिंह ने न केवल बीजेपी की सदस्यता ली बल्कि उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का भी ऐलान किया था। ऐसे में जो वहाँ चुनाव हुए थे उस चुनाव में किसको लाभ हुआ होगा ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि जनसुराज के ही जो लीडर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद इससे पीछे हटते हुए दिखाई दिए। तो ये एक बड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि जनसुराज द्वारा संजय सिंह को मुंगेर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था और वे पिछले कुछ महीनों से प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन पहले चरण के मतदान से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने से एक चुनावी रणनीति पर असर पड़ा और साथ ही साथ जिस प्रकार से अनंत सिंह वाला कांड था जिसको हमने पिछले एपिसोड में लिया था, तो वो भी एक इनके लिए नुकसानदायक रहा होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला राज्य के विकास और स्थिर सरकार के हित में लिया गया, यानी कि वो चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने जो काम किया है उसे आगे बढ़ाने के लिए अब वे बीजेपी के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि मुंगेर उन 25 सीटों में से एक था जिन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि
ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जहां पार्टी ने पूर्व राज्य मंत्री मोनाजिर हसन को मैदान में उतारा है, जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं। मुंगेर की थोड़ी सी हम बात कर लें तो 2010 में यह सीट जदयू के अनंत कुमार सत्यार्थी ने जीती थी। 2015 में राजद के विजय ने जदयू विधायक को 2.60 के अंतर से हराया था। 2020 में बीजेपी को मौका मिला और प्रणव कुमार को मात्र 0.8% वोटों से जीत मिली थी। हालांकि जीत का सबसे बड़ा अंतर 2005 में रहा था, जब जदयू उम्मीदवार 11% से ज़्यादा वोटों से जीत चुके थे। यहीं पे प्रशांत किशोर जैसे एनालिसिस करते हैं, चुनाव के बारे में बताते हैं और चुनाव को कैंपेन भी करवाते रहे हैं और बहुत सारी सरकारों को उन्होंने बनाया, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि गुजरात में, दिल्ली में, बिहार में, पंजाब में, अन्य जगहों पर इन्होंने ऐसे काम किए। तो उन्होंने कई सारे दावे भी किए, क्योंकि जो चुनाव हुए हैं बिहार में, जो पहला चरण हुआ है, इसमें बम्पर वोटिंग हुई है। इसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो जो जानकारी मिली है वो बताती है कि 64.46% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक महिलाओं ने जमकर वोट डाले हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं जन स्वराज के जो संस्थापक थे उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा मतदान होना इस बात का संकेत है कि बिहार में बदलाव आ रहा है। 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था स्थापित होने जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं वीआईपी पार्टी के नेता और गठबंधन उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है, बम्पर वोटिंग हो रही है, मुझे उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता भी इसी में कूद पड़े और उन्होंने कहा उनकी सरकार बनी। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के नेता चिराग पासवान, जो एक बड़े चेहरे हैं, स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने कहा कि इसमें रद्दी भर भी कहीं कोई शंका नहीं है कि 14 तारीख के बाद परिणाम के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है, इससे हमारा विश्वास और बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बिखरा हुआ महागठबंधन झूठे वादों को लेकर जिस तरह से जनता के बीच गया और कहा कि हर परिवार को सरकारी रोजगार देंगे, बिहार की जनता ज़्यादा समझदार हो चुकी है। यानी कि हर कोई पार्टी अपने अपने लिए कहीं ना कहीं जगह तलाश रही है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो सबको लाभ मिलेगा। और यहीं पे जनसुराज भी अपने लिए अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कई चरणों के चुनाव बाकी हैं, तो उसमें इनका अपना खुद का माहौल बनना तय है और ये विश्वास जता रहे हैं कि इनको इससे लाभ होगा। इनके मुख्य पॉइंट थे कि जनता बदलाव के पक्ष में है, प्रवासी मजदूर भी एक्स फैक्टर बने हुए और युवाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है इसमें सबसे अधिक निकल के आया हुआ है और इसी को ये अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनावी रिजल्ट आएगा तो प्रशांत किशोर की किस्मत का ताला खुलता है या ताले में जंग लग जाएगी, क्योंकि हर कोई चुनाव लड़ता है तो वो अपने अपने लिए दावे करता है कि वो चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करेगा और उसी तरह जनसुराज ने भी अपने लिए अच्छी उम्मीदें रखी हैं और अब रिजल्ट ही तय करेगा कि क्या होने वाला है। तो रिजल्ट के दिन हम जनसुराज की भी चर्चा जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आप हमसे जुड़िए और बिल्कुल डिटेल नॉलेज हमसे प्राप्त करिए। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी राज्य की परीक्षाएँ हों, करंट अफेयर के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। जय नमस्कार, भारत माता की जय।